नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन रविवार 15 मार्च 2026। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका का ईरान पर बड़ा एक्शन, खार्ग आइलैंड के सैन्य ठिकाने तबाह, भारत को राहत। भारत के एलपीजी टैंकरों को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। ईरान इजरायल तनाव के बीच देश में एलपीजी संकट पर सरकार का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने असम में 23,550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और पश्चिम बंगाल में 18,680 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीरियड्स में पेड लीव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1,470 अंक, निफ्टी 488 अंक टूटा। राजस्थान यूपी में आंधी बारिश की संभावना, हीट वेव से मिलेगी राहत। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध का आज 15वां दिन है और हालात और गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित और खुला रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। ट्रंप ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से भी इस मिशन में शामिल होने की अपील की है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है। भारत के एलपीजी टैंकरों को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। ईरान ने भारत को राहत देते हुए 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर जल्द ही भारत की ओर रवाना होंगे। इससे उम्मीद है कि भारत में गैस सप्लाई पर पड़ रहा दबाव कम होगा। ईरान ने कहा है कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से भरोसेमंद संबंध हैं, इसलिए भारत को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर आ रहे भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। इन जहाजों में करीब 92,700 टन एलपीजी है और इनके 16-17 मार्च तक भारत पहुंचने की संभावना है। एलपीजी संकट के बीच रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। ईरान इजरायल युद्ध के कारण तेल सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईओसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने रूस से तेल के शिपमेंट फाइनल किए हैं। इस कदम से भारत में ईंधन की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। रिलायंस अमेरिका में बनाएगी नई ऑयल रिफाइनरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में नई ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए बड़ी डील की है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में यह पहली नई ऑयल रिफाइनरी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे करीब 300 अरब डॉलर की ऐतिहासिक डील बताया है और कहा कि इससे अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय असम दौरे के दूसरे दिन करीब 23,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पहले 13 मार्च को भी प्रधानमंत्री ने 24,250 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में करीब 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री 420 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स, जिनकी लागत करीब 16,990 करोड़ रुपए है, उन्हें देश को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शिपिंग और बंदरगाह से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीरियड्स में पेड लीव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान पेड लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह का कानून बनाना संसद और सरकार का काम है, अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का कानून बना दिया गया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से बच सकती हैं, जिससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है। सीजेआई ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। एलपीजी संकट पर सरकार का बड़ा बयान। ईरान इजरायल तनाव के बीच देश में एलपीजी गैस की मांग अचानक बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसका कारण था ईरान इजरायल युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव, जिससे गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि भारत में हर दिन लगभग 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, जबकि रोज करीब 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है।
सरकार का दावा है कि देश के करीब 1 लाख पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की भी कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में ज्यादा सिलेंडर बुक न करें और सामान्य तरीके से गैस का उपयोग करें। डेटा सेंटरों की बिजली मांग 800% बढ़ेगी। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण आने वाले वर्षों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2031-32 तक भारत में डेटा सेंटरों को लगभग 13.56 गीगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण डेटा सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में डेटा सेंटरों की क्षमता 2020 में 375 मेगावाट थी, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 1500 मेगावाट हो चुकी है। आने वाले करीब 7 वर्षों में डेटा सेंटरों की बिजली मांग में लगभग 800% तक वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार के अनुसार देश में एआई रिसर्च और टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। भारत के प्रमुख डेटा सेंटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और चेन्नई जैसे शहरों में स्थित हैं। मिडिल ईस्ट तनाव से ट्रैवल सेक्टर को रोज 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC के मुताबिक इस संकट के कारण दुनिया के ट्रैवल सेक्टर को हर दिन करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों का बड़ा हिस्सा दुबई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा करता है। लेकिन हालिया तनाव के कारण कई लोग अपनी विदेश यात्राएं टाल रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि अब घरेलू पर्यटन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ट्रैवल कंपनियों के मुताबिक कोच्चि, पुरी और अंडमान जैसे घरेलू पर्यटन स्थलों के लिए पूछताछ में करीब 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो भारत में घरेलू पर्यटन और ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखते हैं शेयर बाजार की खबरें। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1,470 अंक गिरकर 74,564 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 488 अंक टूटकर 23,151 पर आ गया। आज के कारोबार में मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। बाजार गिरने की मुख्य वजह अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, अमेरिका और एशियाई बाजारों में गिरावट, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। राजस्थान, यूपी में आंधी बारिश की संभावना, हीट वेव से मिलेगी राहत। देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि दूसरी गोवा, झारखंड और ओडिशा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। अब खबरें खेल जगत की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान गणेश के दर्शन किए और टीम की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा भी 13 मार्च को जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। IPL 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी कोचिंग टीम में बड़ा बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। आने वाले सीजन में हेडन की रणनीति से गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी और आक्रामक हो सकती है। अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। इसी कारण पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में भेजने का फैसला किया है। ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया है, जहां उन्हें दक्षिण बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। राज्य में कांग्रेस के कुल 12 विधायक हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही वहां मौजूद हैं। वहीं हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों की बैठक बुलाई और बाद में उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला भेज दिया गया। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अब तक 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 65 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।
पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं। इससे पहले 3 मार्च को कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इंडिगो की फ्लाइट टिकट महंगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि 14 मार्च से घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। इस फैसले के बाद घरेलू उड़ानों पर करीब 425 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 2300 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज देना होगा। नई कीमतें 14 मार्च रात 12 बजे से लागू होंगी। अकासा एयर की भी फ्लाइट टिकट महंगी। अकासा एयर ने घोषणा की है कि 15 मार्च की रात 12 बजे के बाद बुक होने वाले टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। यह सरचार्ज 199 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक हो सकता है, जो फ्लाइट की दूरी पर निर्भर करेगा। यह अतिरिक्त शुल्क घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर लागू होगा। अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत सरकार से एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह लाइसेंस सौंपा। इस लाइसेंस के मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पहले चरण में एयरपोर्ट की क्षमता करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों प्रति वर्ष होगी। बाद के चरणों में इसे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है। एयरपोर्ट में 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 10 एरोब्रिज जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा 14 और 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 75 जिलों में 1090 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस भर्ती के लिए 15,75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एसटीएफ निगरानी कर रही है। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों और सख्त चेकिंग की व्यवस्था की गई है। इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पदों पर नियुक्ति होगी। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के समाचारों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 43 साल बाद राष्ट्रीय स्तर की सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता 14 मार्च से 21 मार्च तक स्थानीय अभय प्रशाल में होगी। इस प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों के करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे। इससे पहले इंदौर में 1983 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। भोपाल देवास, लेबर जावरा और जावरान्या गांव टोल रोड पर लागत से कई गुना ज्यादा टोल वसूली का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट को 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन टोल सड़कों पर परियोजना लागत से कई गुना ज्यादा राशि वसूली जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला नोएडा टोल केस जैसा है, इसलिए इसकी जल्द सुनवाई जरूरी है। अगली खबर अब बिहार से। सैयद अता हसनैन ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लोक भवन में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के सोनपुर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है। यह एयरपोर्ट करीब 4,228 एकड़ जमीन में बनेगा और इसकी रनवे लंबाई करीब 4.2 किलोमीटर होगी। इस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस 380 भी उतर सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1,477 नए वाहनों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। इनमें 628 4 पहिया वाहन, बोलेरो, 849 दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग और अधिक प्रभावी होगी। नई गाड़ियों से नक्सल प्रभावित और दूर दराज के इलाकों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम QRT को भी काफी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं अगली खबर अब असम से। असम में महिलाओं को 9,000 रुपए की सहायता। चुनाव से पहले हिमंता सरकार का बड़ा कदम। असम सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए चल रही अरुणोदय योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दी गई है। सरकार के मुताबिक यह असम में एक दिन में किया गया सबसे बड़ा लाभ ट्रांसफर है। छत्तीसगढ़ में बनेगा फूलों का संसार। छत्तीसगढ़ में जल्द ही सड़कों के किनारे फूलों और पौधों से सजे खास बी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मधुमक्खियों को पराग और शहद के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे करंज,
पलाश, महुआ, बॉटल ब्रश और जामुन जैसे फूलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों से मधुमक्खियों को साल भर पराग मिल सकेगा और शहद उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल इसी तरह की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पल्स से।